हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवाईएस। आज है 28 जुलाई। आज हम हमारे 28 जुलाई के एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द पॉसिबल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस फ्रॉम बिलो। First is self check-ins at libraries, second is live stock management, third is railway wagons management and fourth is toll connection। ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी इजी है। सबसे पहले RFID के बारे में जानते हैं। तो रेडियो कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन, दैट इज़ रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, सो RFID में इसी का यूज़ किया जाता है। एक होता है हमारे पास रीडर और एक होता है टैग। ओके, सो रीडर से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो टैग को पढ़ने में काम आती हैं। अब दो तरीके के ये होते हैं, तो एक होता है पासिव RFID, पासिव टैग, और दूसरा होता है एक्टिव टैग। ओके, एक्टिव टैग में क्या होता है कि बैटरी प्रेजेंट होती है, बैटरी लोकल सोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब बैटरी प्रेजेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका इवन टैग अगर रीडर से दूर भी है तो भी ये काम करता है। और पैसिव टैग में कोई एक्टिव सोर्स नहीं होता है, एक्टिव सोर्स, एक्टिव एनर्जी सोर्स इज़ नॉट प्रेजेंट। सो इसमें क्या होता है कि जब आप रीडर के पास जाएंगे, रीडर से जो रेडियो वेव्स ऑपरेट करेंगी उससे टैग पढ़ा जा सकता है, बहुत दूर से इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। अब जहाँ भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, अटेंडेंस ले सकते हैं आप, मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं, उसमें आपका RFID टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़फुल है। आपने देखा ही होगा टोल प्लाज़ा पे अब कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट। तो टोल प्लाज़ा पे जो ट्रक्स होते हैं और जो कार्स होती हैं उनको RFID का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिक आपका एक पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, टोल डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये सेल्फ चेक इन सेट लाइब्रेरीज़, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, आप लाइव स्टॉक में एक टैग लगा दीजिए और रेडियो जो रीडर्स होते हैं उनके आप थ्रू आप मूवमेंट ट्रेस कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट से कैटल पास हो रहे हैं आपके। ओके, तीसरा है रेलवे वैगन्स मैनेजमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ इज टोल कलेक्शन। तो आप अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये सारी इसमें इसका यूज़ हो सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, RFID का। ओके, सो आंसर हमारा डी, 1 2 3 एंड 4। इस पर बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए है नहीं गाइस, यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ, दिस इज़ वेरी ईजी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैट, बी एंड बर्ड। विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोरोना वायरस जब से फैला है तब से बैट्स का एक काफ़ी फेयर है पब्लिक में, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। नाउ बैट्स जो हैं वो लार्जेस्ट मेमेलियन ग्रुप है आफ्टर रोडेंट्स। रोडेंट्स सबसे बड़े मेमेलियन ग्रुप होते हैं। ओके, एंड फिर आते हैं बैट्स, और इनकी लगभग 1300 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, 1300 स्पीशीज़। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे आपको मिलती हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ओके, एक्सेप्ट अंटार्कटिका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स पे प्रेजेंट हैं। नाउ एक और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, दीज आर द ओनली मैमल्स कैपेबल ऑफ ट्रू फ्लाइट। अब आप पूछेंगे ट्रू फ्लाइट क्या होती है, तो जो विंग्ड फ्लाइट होती है, दो टाइप की फ़्लाइट होती है गाइस, एक होती है विंग्ड फ्लाइट और एक होते हैं ग्लाइड। ओके, सो ट्रू फ्लाइट के लिए ये इकलौते ऐसे मैमल्स हैं जो ट्रू फ्लाइट कैपेबल होते हैं। इनके विंग्स होते हैं और ये विंग्स का यूज़ करके उड़ते हैं बेसिकली। नाउ जो डाइट होती है वो फ्रूट ईटिंग बैट्स की, आप जानते ही हैं काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये करते हैं। तो मेजर पॉलिनेटर्स भी होते हैं, मेजर पॉलिनेटर्स। और ख़ासकर जो हमारे मैंग्रूव्स होते हैं, मैंग्रूव्स के भी ये मेजर पॉलिनेटर होते हैं, मैंग्रूव्स के। ओके, नाउ इंसेक्टिवोरस बैट्स जो होती हैं विच मेक अप टू 70% जो हमारी टोटल बैट्स हैं वो इंसेक्टिवोरस बैट्स होती हैं। तो इससे हमको एक और फ़ायदा मिलता है कि जो पेस्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल पेस्ट, उनको भी एलिमिनेट करती है। ओके, सो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं बैट्स के। कुछ नुकसान हैं क्योंकि ये नेचुरल होस्ट होती हैं काफ़ी सारे वायरसेस का, बट काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी बैट्स की वजह से होते हैं आपको। नाउ बी और बर्ड, ये तो सब जानते हैं कि ये पॉलिनेटर्स हैं, बैट भी पॉलिनेटर्स हैं, तीनों ही पॉलिनेटर्स हैं। इनफैक्ट तो आंसर है डी, 1 2 एंड 3। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार मतलब पॉटर। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में आपको स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। एंड स्टेटमेंट 2 इज इट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग ऑफ पॉटर्स प्रोडक्ट्स।
and revive this traditional art. Which of the statements given above are correct? Now, कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है एंड दिस एक्चुअली कम्स अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट है सही. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्वियसली आप कुम्हार सशक्तिकरण योजना है तो ये पॉटर्स के लिए है. ओके, एम्पावरमेंट ऑफ पॉटर्स कम्युनिटी इन द रिमोटेस्ट लोकेशंस ऑफ द कंट्री. रिमोटेस्ट लोकेशंस ऑफ द कंट्री. Now it aims to provide a platform for selling of Potter's products. Potter's के प्रोडक्ट्स को बेचने में ये प्लेटफॉर्म मदद करेगा. 3 बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये है, सबसे पहला है ट्रेनिंग फॉर एडवांस्ड पॉटरी प्रोडक्ट्स. सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी जिससे एडवांस्ड आप पॉटरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. दूसरा फिर लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी दी जाएगी. लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी पॉटर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी लाइक द इलेक्ट्रिक चाक, न्यू टेक्नोलॉजी. और तीसरा है मार्केट लिंकेजेस होंगे आपके. तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, मार्केट लिंकेजेस. ओके, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं गाइस. आंसर हमारा सी, बोथ 1 and 2. दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड और ये हमारे करंट अफेयर्स मॉड्यूल में भी कवर हुआ है. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र रिवर. स्टेटमेंट 1, इट ओरिजिनेट्स इन द चेमायंगडोंग ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक. स्टेटमेंट 2, after reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters Sikkim. And statement 3, Teesta and Dibang rivers are its tributaries. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने हैं. नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि फ्लड वार्निंग जारी की गई असम और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपने नॉर्मल लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही है. अब कुछ बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की. तो इट ओरिजिनेट्स इन द चेमायंगडोंग ग्लेशियर और कैलाश रेंज में जो मानसरोवर लेक है उसी के पास से ये ओरिजिनेट करती है. एक मरियाम ला नाम की सीरीज़ है और वही सेपरेट करती है मानसरोवर लेक को और ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन को. ओके, सो ये मरियाम ला इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर आप देखेंगे तो जब ये इंडिया में एंटर होती है तो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है. नमचा वर्मा से एक यू टर्न लेती है, ये ऐसे जाके ऐसे वापस आती है और ये है अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ना कि सिक्किम. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम नहीं है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश है. तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है. फिर इससे दिबांग, लोहित, कैनुला और भी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ मिलती हैं और इसका नाम पड़ता है असम में ब्रह्मपुत्र. ओके, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है. इनिशियली इसको दिहांग बोला जाता है. इनिशियल जो नेम है इसका जब ये इंडिया में एंटर होती है तो इसको दिहांग बोला जाता है. ओके, फिर असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ इसमें आके मिलती हैं लाइक दिबांग, लोहित, कैनुला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर ये बांग्लादेश में एंटर होती है और बांग्लादेश में धुबरी के नियर ये एंटर होती है. ओके, धुबरी में ये एंटर होती है बांग्लादेश में और इसको ज्वाइन करती है तीस्ता. याद रखिएगा तीस्ता इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तीस्ता. ओके, और यहाँ पे इसका नाम पड़ता है जमुना. जमुना इसका नाम पड़ता है. फिर इसके आगे जब ये जाती है तो जमुना और गंगा का कॉन्फ्लुएंस होता है और इसको फर्दर बोला जाता है पद्मा. तो देखिए आप नाम कितने सारे चेंज हो रहे हैं इसके. फिर आगे जब पद्मा जाती है तो एक रिवर है बराक रिवर इंडिया की. अब जगह कम पड़ रही है बट बराक रिवर है इंडिया की और इसका नाम है मेघना. मेघना बोला जाता है इसको बांग्लादेश में. सो पद्मा और मेघना का जब कॉन्फ्लुएंस होता है तो फिर इनका जो कॉमन नेम है दैट इज़ ऑल्सो मेघना. और मेघना के आगे जब ये मेघना बन के आगे जाती है तो ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. नाउ इट हैज़ अ ब्रेडेड चैनल. ओके, काफ़ी सारी सिल्ट और ये एक्सेसिव मेंडरिंग शो करती है. मेंडरिंग आप सब जानते होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा. ऐसे ऐसे घूम घूम के जाती है. ओके, क्योंकि हिल्स हैं और काफ़ी सारे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो मेंडर्स काफ़ी सारे बन जाते हैं. आंसर है हमारा 1 and 3 क्योंकि ये सिक्किम में एंटर नहीं होती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है. आई होप यू गॉट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कुछ भी मिस करते हैं तो आप इसको बार बार एक बार देख लीजिए तो इससे जो नाम है कहाँ कहाँ कौन सी कॉन्फ्लुएंस से कौन सा नाम बनता है ब्रह्मपुत्र का वो आपको क्लियर हो जाएगा एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 5 इज
Consider the following statements. Statement 1, the question of disqualification on ground of defection is decided by the presiding officer of the House. Statement 2, in Kohoto Holohan case, SC underscored that the speaker or the chairman functioned as a tribunal under the anti-defection law. In statement 3, the decision of the presiding officer is final and not subject to judicial review. आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट. ओके, सो हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ये है, राजस्थान गवर्नमेंट एक क्राइसिस से गुजर रही है और सब जानते हैं, और एमएलएज़ ने जो स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज किया, हालांकि अभी डिसीजन आया नहीं है, पहले ही चैलेंज कर दिया है. सो ये सब अब हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट में. ओके, 10th शेड्यूल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1985. और इसको इसलिए लाया गया था जिससे कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसको रोका जाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके. अब जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो ग्राउंड्स हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो ये है कि अगर इलेक्टेड मेंबर जो है वो वॉलंटरी गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर अपनी पार्टी को छोड़ देता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, सपोर्ट आप दे सकते हैं, बट अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्मली, तो भी आप अपनी जो मेंबरशिप है उस असेंबली की वो आप गंवा देंगे. ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने पार्टी विप के अगेंस्ट या पार्टी का जो मैंडेट है आपका उसके अगेंस्ट आप वोट करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और इसमें जो फाइनल डिसीजन रहता है वो होता है स्पीकर का, या जो चेयरमैन है उस हाउस का, उसका ये डिसीजन रहता है. अब बात करते हैं किहोटो होलोहन केस की. ये हम काफ़ी बार करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं, किहोटो होलोहन केस. इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उसमें ये भी बोला था कि जो स्पीकर चेयरमैन होता है वो ट्रिब्यूनल जैसे काम करता है अंडर दिस लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ. ना एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ये भी बोला गया था कि पहले डिसीजन आना चाहिए, उसके बाद आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, पहले चैलेंज नहीं कर सकते. तो ये तो हुई किहोटो होलोहन केस की बात. नाउ द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ फाइनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. 1985 में जो ओरिजिनल आपका एक्ट आया था उसमें ये चीज़ वैलिड थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसका डिसीजन होता था फाइनल, बट 1992 में इसको चेंज कर दिया गया. अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. और किहोटो होलोहन केस में ये बोला गया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक डिसीजन नहीं लेता तब तक आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बट इस केस में एमएलएज ने इसको चैलेंज कर दिया है, इसीलिए काफ़ी सारे ये क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग लॉ ये उठ रहे हैं. ना हमारा आंसर है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, तो आंसर है हमारा 3 ओनली, सी. ओके, क्योंकि बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है. आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है उसको चैलेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू खजान फार्मिंग सिस्टम. ये करंट अफेयर्स में कवर हुआ है तो आप प्लीज़ रेफ़र कीजिए उसको, आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा. स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन एरिड एरिया एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ राजस्थान. Statement 2, being tribal system, it is highly inefficient. And statement 3, it is one of the globally important agricultural heritage systems. आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है. तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी इन गोवा, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ फार्मिंग की जाती है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्चुरीन एग्रीकल्चरल सिस्टम. एस्चुरीन एग्रीकल्चरल सिस्टम. अब एस्चुरीज कहाँ बनती हैं? जहाँ ये सी है, सी में मर्ज होती है रिवर. अगर रिवर का जो लेवल है वो सी से कम होता है तो वहाँ पे जनरली एस्चुरीज बनती हैं. ओके, सो ये एक कॉमन इन्फो थी, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो एस्चुरीन एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये गोवा का. तो ये पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, इट इज़ एन एरिड एरिया एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ राजस्थान, ये हो गया गलत. ये एरिड एरिया एग्रीकल्चरल सिस्टम भी नहीं है क्योंकि एस्चुरीन मतलब कोस्ट पे आपको मिलेगा, और वैसे भी गोवा का है, राजस्थान का नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 है गलत. नाउ बीइंग ट्राइबल सिस्टम, इट इज़ हाईली एफिशिएंट, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. ये वेरी हाईली एफिशिएंट है, रिमेंबर गाइस, वेरी हाईली एफिशिएंट. इसमें जो सॉल्ट वाटर है, क्योंकि सी का वाटर सॉल्टी होता है, और टाइडल जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एग्रीकल्चरल में उन सबको बाईपास किया गया है. ओके, सो दिस इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इट इज़ प्रोबेबली कॉल्ड
द मार्वल ऑफ द ट्राइबल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। और इसमें एवरी बिट ऑफ स्पेस एक प्रेशियस होता है, उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, बंड्स बनाए जाते हैं। और बंड्स का यूज़ ऐसे करता है कि फिशरीज़ और एग्रीकल्चर ये कोएग्जिस्ट करते हैं इस सिस्टम में। ओके, फिशरीज़ एंड एग्रीकल्चर बोथ कोएग्जिस्ट। कुछ ऐसा बंड्स बनाते हैं कि जब पानी आता है तो उसको अलाउ कर देता है, फिर फिशेस ट्रैप हो जाती हैं, और जब टाइड्स रिसीड होती हैं तब वो पानी चला जाता है, बट फिशेस तब तक एंट्रैप हो जाती हैं। तो फिशरीज़ और एग्रीकल्चर इसमें कोएग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं गलत। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारे यहाँ इंडिया में 3 ऐसे सिस्टम्स हैं विच आर क्लासिफाइड अमंग द ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। सबसे पहला है कुट्टानाड का बिलो सी लेवल फार्मिंग ऑफ केरला। कुट्टानाड केरला, जगह नहीं है तो मैं धीरे धीरे शॉर्ट उसमें लिखूँगा। कुट्टानाड केरला में एक सिस्टम है जिसमें बिलो वाटर आप हार्वेस्टिंग करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारा GIHS में है वो है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ उड़ीसा। कोरापुट इन दिस इन उड़ीसा। फिर है हमारा पंपोर सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। ओके, सो ये 3 हैं GIHS में। ये वाला अभी तक नहीं है खदान फार्मिंग सिस्टम, और हाल फिलहाल में वैसे भी कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में आने लगे हैं मैंग्रोव्स जो होते हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना है काफ़ी टफ़ हो गया है। तो खदान फार्मिंग सिस्टम जो है वो अभी काफ़ी मतलब हद तक कम हो गया है। तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ इन डेंजर। इसको अभी तक कोई बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है सरकार ने, डिस्पाइट बीइंग इट वेरी एफिशिएंट। तो आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था और तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Now question number 7th is consider the following statements related to currency swap agreement। आपको याद होगा श्रीलंका और इंडिया का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट अभी हाल ही में हुआ है $400 मिलियन का। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन इन विच 2 parties exchange principal and interest in same currencies। Okay, now statement 2, India has a CSA, that is the currency swap agreement, with SAARC members only। And statement 3 is it carries no exchange rate or other market risks। तो आपको बताना है कि which of the statements are correct। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। इट इज़ एन ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन इन विच 2 parties एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन सेम करेंसीज। ये आप अगर इसको गौर देंगे इस स्टेटमेंट पे तो ये कोई लॉजिक ही प्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने करेंसी में आपको देती है और आप उसी की करेंसी में उसको लोन दे रहे हैं तो मतलब कोई फ़ायदा आपको नहीं दिख रहा है। उस पर वो करेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपसे क्यों मांगेगी भाई। तो वो डॉलर मांग रही है और उसके बदले वो आपको करेंसी स्वैप करेगी। आई होप आप समझ रहे हैं। श्रीलंका अपनी करेंसी में पैसे रिटर्न करेगा, ओके, बाकी उसमें नहीं करेगा। आप डॉलर्स में उसको लैंड करेंगे तो वो अपनी करेंसी में पैसे लौटाएगा आपको। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो गलत है। ना इंडिया हैज़ अ CSA विद सार्क मेंबर्स ओनली, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंडिया का ब्रिक्स के मेंबर से भी CSA है, दूसरा UAE से भी CSA है, तो सिर्फ सार्क मेंबर से नहीं है। ना इट कैरीज़ नो एक्सचेंज रेट और मार्केट रिस्क, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें पहले ही जो एक्सचेंज रेट है वो तय होती है। मान लीजिए अगर इंडिया ने आज यानी कि ट्यूसडे को 400 मिलियन दिए, जो करंट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है उसी प्रेजेंट एक्सचेंज रेट पे श्रीलंका इन अ फ्यूचर डेट इस लोन को रिटर्न करेगा अपनी करेंसी में। ओके, तो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्सचेंज रेट की रिस्क इसमें नहीं होती है, क्योंकि जो आज जो एक्सचेंज रेट है वही आगे आने वाली है। तो मार्केट रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क दोनों कंट्रीज़ के लिए एलिमिनेट हो जाता है। मान लीजिए डॉलर अगर सस्ता हो गया तो इंडिया को श्रीलंका से कम श्रीलंकन करेंसी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। या फिर डॉलर महंगा हो गया तो श्रीलंका को ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो मार्केट रिस्क के अवॉइड करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फॉरेन फंड्स जुटाने हैं। और सबसे बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो यही है कि आज के टाइम में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं आपके यहाँ वो काफ़ी कम आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट चल नहीं रहा है, कोरोना पेंडेमिक है। इसलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी ड्विंडल कर सकता है, इसलिए श्रीलंका ने डॉलर्स लोन लिए हैं। तो आंसर है हमारा C3 ओनली। ओके, क्योंकि तीसरा ही स्टेटमेंट जो है इट कैरीज नो एक्सचेंज रेट और अदर मार्केटर्स, यही सही है।
बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं। इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। वील मीट टुमारो। थैंक यू।